Yeah. Next point which I want to tell you regarding this class that highly significant. When I talk about this class, then remember that कि इस क्लास में आज हम लोग जो बात करेंगे वो शेक्सपियरन ट्रेजिडी को और शेक्सपियरन कॉमेडी को लेके बात करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव गन विद द ओरिजिन ऑफ ड्रामा। अपर्णा मैडम, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? अच्छा, ओके मैडम, ओके। कंचन मैडम, कंचन मैडम अपसेंट रहती हैं और बाद में उनकी चीजें आती है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन जब वो रेगुलर नहीं अटेंड करेंगी तो कहाँ से ये चीजें हो पाएंगी। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। तो आई वॉज टेलिंग यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट शेक्सपियरन ट्रेजिडी, जब हम शेक्सपियरन ट्रेजिडी या शेक्सपियर के प्लेस को लेके बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट एलिजाबेथन एज। हम एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं, और एलिजाबेथन एज का मतलब 1558 से लेकर 1603 ईस्वी। तो रिमेंबर वन पॉइंट कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिजाबेथन एज मीन्स plays in Elizabethan age. And when you talk about drama in Elizabethan age or plays in Elizabethan age, it means that we are talking about what, we are talking about जो एलिजाबेथन एज का जो समय है, उस एज में जो ड्रामेटिस्ट आए हैं। तो स्पेशली यू विल कम टू नो कि जो ड्रामेटिस्ट आए थे उनका क्या नाम है, उनका नाम विलियम शेक्सपियर रहा है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू टॉक अबाउट एलिजाबेथन एज or Shakespearean tragedy, Shakespearean comedy, or Shakespeare's Roman plays, then remember that कि वन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर से पहले जो नाम हम लोगों ने लिया था, टॉमस किट का स्पेनिश ट्रेजेडी, सीनेकन ट्रेजेडी, क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस लॉज का रोजालिंड, वेदर दैट इज अ प्ले आर नॉट, लेकिन कैसे उनका कंट्रीब्यूशन था, गार्बडक था, रॉक राइस्टर था। तो एक तरह से शेक्सपियर का पूरा रास्ता तैयार हो गया था। अब नाउ इन दिस क्लास मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि शेक्सपियर वाज born in 1564, died in 1616, ऑलरेडी यू नो। एंड ऑलरेडी यू नो कि एनी हैथावे उनकी वाइफ, और मेरी आर्डेंस शेक्सपियर उनकी माँ, जॉन शेक्सपियर उनके फादर, स्टैटफर्ड on Avon and somewhere upon Avon. But remember that कि स्टैटफर्ड ऑन एवन इन वारविकशायर, यू विल कम टू नो, वो वहां पैदा हुए थे। स्टैटफर्ड जो है क्या नाम था, उनके विलेज का नाम था, एवन जो है उस रिवर का नाम था, वारविकशायर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था जिसको लेके हम लोग बात करते हैं। दूसरा चीज कि जब आप शेक्सपियर का लाइफ को देखते हैं तो ये हमें पता है कि शेक्सपियर का जो एजुकेशन हुआ है वह प्राइमरी एजुकेशन था। और ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, वी आल्सो कम टू नो अबाउट द स्टेटमेंट गिवन बाय बेन जॉनसन, जो स्टेटमेंट बेन जॉनसन के द्वारा दिया गया, जिसमें बेन जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर हैड लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, कि शेक्सपियर का लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक था। लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक का मतलब कि शेक्सपियर को थोड़ी सी लैटिन की जानकारी थी और थोड़ी सी ग्रीक की जानकारी थी, और इस तरह से शेक्सपियर को थोड़ा सा एजुकेशन मिला हुआ था। एंड शेक्सपियर ऑलवेज ड्रॉप्ड क्लास, वी ऑल these means we all know these points, and we also come to know कि शेक्सपियर को लूसी फैमिली ने कैसे डियर कोचिंग में उनके ऊपर अक्यूज किया था। ही लेफ्ट वारविकशायर एंड वेंट टू लंदन, वहां पे उनका अपना कार्य शुरू होता है। शेक्सपियर के कार्य को जिस क्रिटिक ने डिवाइड किया है उसका नाम है डॉक्टर डाउडन। ही डिवाइडेड शेक्सपियर लिटरेरी करियर इनटू 4 पार्ट्स। उन्होंने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, और शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है उसको बांटने वाले क्रिटिक का क्या नाम है, डॉक्टर डाउडन। और ये चीज बहुत सिस्टमेटिक ढंग से किताब में दिया कि कौन सा उनका वर्क किस पीरियड में आता है, डॉक्टर डाउडन ने उस पीरियड को क्या नाम दिया हुआ है। तो हमें जब भी शेक्सपियर पढ़ना होगा एज एन ऑथर, तो हमें ये चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि डॉक्टर डाउडन ने उस पीरियड को क्या नाम दिया और उस पीरियड में क्या क्या टेक्स्ट उनके आते हैं। शेक्सपियर के जो प्लेस हैं टोटल 37 है। 1623 ईस्वी में उनके प्लेस का फर्स्ट फोलियो आता है। 1623 में फर्स्ट फोलियो आता है जिसमें 36 प्लेस आते हैं, और जो पेरिक्लिस नाम का प्लेस था उसको ओमिट कर दिया जाता है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया रहता है। बहुत ही सिंपल में मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, हो सकता है आप इसे पहले से भी जानते हो, आपके दिमाग में हो। अभी मैं मेन पॉइंट पे नहीं आ रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग सम कॉमन पॉइंट्स अबाउट आथर। आथर से रिलेटेड कुछ कॉमन पॉइंट्स को मैं बात कर रहा हूँ कि शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 37 प्ले लिखा,
और उनके 37 प्लेस को या उनके लिटरेरी करियर को डॉक्टर डाउडन ने 4 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में बांटा है? डॉक्टर डाउडन ने 4 हिस्सों में बांटा है। अगर किसी को मेरी जो बातें मैं बता रहा हूं अगर जरा सा भी उनको समझ में नहीं, मतलब अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो बिल्कुल परेशान ना हो। तो अगर शेक्सपियर एज एन ऑथर अगर जो दिया गया है अगर उस चीज को ओपन करेंगे, उसको खोलेंगे, तो उन्हें वहां पे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर इसके बावजूद भी आपको दिक्कत आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन सेंड मी मैसेज इंडिविजुअली, आप मुझे भेज सकते हैं। ग्रुप में ना भेजिएगा, ग्रुप में इसलिए मैं थोड़ा सा आप मैसेज को फालतू मैसेज या किसी भी तरह का चीजें मैं परहेज कर रहा हूँ कि बहुत बल्क में मैसेज कभी कभार आ जाता है और वो समझ में नहीं आता कि अगर कभी क्लास को लेके कोई बात रखी जाती है कि नाउ द क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, तो शायद लोग नहीं पढ़ पाते। तो मुझे आप इंडिविजुअली प्लीज, इस माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट टेक इट अदरवाइज, आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज करिएगा। चौथा पॉइंट, जब डॉक्टर डाउडन ने उस लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा तो उन्होंने उस लिटरेरी करियर को नाम दिया और उन्होंने कहा कि ये टेक्स्ट इस एज में आते हैं। उसका एक आपको जो टेक्स्ट है वो किस एज में आया हुआ है, मतलब वो लिटरेरी करियर जो नाम दिया गया उसको लेकर के, किसमें ट्रेजिडी रही है, किसमें कॉमेडीज रही है, किसमें रोमन प्लेज रहे हैं और किसमें जो उनके रोमांस वगैरह रहे। तो टोटल 37 प्लेज में जो है 10 उन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखा हुआ है। जो उनके हिस्टोरिकल प्ले हैं, दैट्स अबाउट द लाइफ ऑफ द किंग्स एंड क्वींस ऑफ, स्पेशली किंग्स एंड क्वींस ऑफ किंग्स एंड क्वींस ऑफ इंग्लैंड। वो अपने हिस्टोरिकल प्ले के माध्यम से perhaps he wants to tell to the world academia, not only world academia but all the people who are living in the world, कि शेक्सपियर की अगर रोमन को अपने राजाओं पर गर्व था तो हमारे यहाँ भी बहादुर राजा रहे हैं और उनकी लाइफ को लेके मैंने भी लिखा हुआ। शायद वो जो अपने प्लेस थे या अपने जो किंग्स थे उनको वर्ल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं रखना चाहते थे, ये एक टारगेट रहा होगा। उनके सारे प्लेस जो है पहली बार जब पब्लिश होते हैं तो कब पब्लिश होते हैं? 1623 ईस्वी में पब्लिश होते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया था? फर्स्ट फोलियो। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस केम इन 1623। यह जो फोलियो होता है, लिटरेरी टर्म में मैंने बताया था, फोलियो का मतलब क्या होता है? एक तरह से कलेक्शन ऑफ द प्लेस, कलेक्शन ऑफ द नॉवेल, या कुछ इस तरह से आप नाम कर सकते हैं कि अगर आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं तो सारी किताबों का एक कलेक्शन, एक जगह वो चीजें आए, कंपाइल करके एक जगह आ जाए, वो आपका क्या है? फोलियो। ये काम करने वाले आदमी दो लोग थे, हेमिंगवे थे और कॉन्डेल थे। हेमिंगवे और कॉन्डेल ने इसको जो है 1623 ईस्वी में पहली बार लाते हैं, जिसमें एक प्ले को शामिल नहीं किया गया था, उसको ओमिट कर दिया गया था। वन प्ले हैड बीन एक्सक्लूडेड, उसको बाहर कर दिया गया था। वह जो वन प्ले एक्सक्लूड किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम पेरिक्लिस था। बाद में आप देखेंगे कि 1632 ईस्वी में सेकेंड फोलियो आता है। इन 1632 यू फाइंड द सेकेंड फोलियो। जब आप 1632 में दूसरा फोलियो पाते हैं तब उसमें क्या किया गया था? पेरिक्लिस को इंक्लूड किया गया था और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितना हो जाता है? 37 प्लेस। तो हमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं पालना है। शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं? 37 प्लेज लिखे हैं। कितना हिस्टोरिकल प्ले है? 10 हिस्टोरिकल प्ले है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं कितना ट्रेजिडी है, कितना कॉमेडी है, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा एब्सर्ड है। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन एब्सर्ड क्यों है? क्योंकि जिसे आप कॉमेडी नाम देते हैं वह कॉमेडी भी कई जो है हिस्सों में बांटी जाती है। कोई बिटर कॉमेडीज में आती है, कोई प्रॉब्लम प्लेज में आता है, जैसे मेजर फॉर मेजर, और 3 कॉमेडीज उनकी है जो बिटर कॉमेडीज में आती है। तो एग्जैक्टली यू कांट से कि हाँ ये चीज कॉमेडी रही है। जैसे अगर द मर्चेंट ऑफ वेनिस को आप लेते हैं तो वो ट्रेजिक कॉमेडी में भी चला जाता है। तो यू कांट डिसाइड द एग्जैक्ट नंबर की इतना ट्रेजिडी रहा है। एक बार रोमन प्ले को काउंट किया जा सकता है कि हाँ रोमन प्ले का मतलब कि जिसमें रोमन किंग्स, रोमन क्वींस, वहां के सब्जेक्ट मैटर, वहां के कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने बात किया होगा, तो वो रोमन प्लेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शेक्सपियर को लेकर के बात करेंगे तो शेक्सपियर अनडाउटली, अगर मैं वर्ड यूज करूं कि मैचलेस लिटरेरी फिगर, इनकम्पेरेबल, और मीन्स अ जाइंट लिटरेरी फिगर, उनके लिए कोई वर्ड ही नहीं है जो उन्होंने किया। क्यों? चूंकि उन्होंने ह्यूमन साइको को लेके बात की, जो मानव स्वभाव है, जो मानव नेचर है। अगर उन्होंने किंग के बारे में बात की, क्वींस के बारे में बात की, मिनिस्टर्स के बारे में बात की, लैंडलॉर्ड के बारे में बात की, एरिस्टोक्रेटिक पीपल के बारे में बात किया, तो शेक्सपियर ने उनको भी इंसान के रूप में दिखाया। दे आल्सो क्राई, दे आल्सो वीप, दे आल्सो लैमेंट, दे आल्सो कमिट मिस्टेक, दे आल्सो कमिट सिन। वे भी गलतियां करते हैं और गलती करने के बाद पछताते हैं। अगर वे गलत काम करते हैं तो उसके साथ साथ उनको परिणाम भी भुगतना पड़ता है। चाहे आप मैकबेथ को ले लेंगे, चाहे आप लेडी मैकबेथ को ले लेंगे, और अगर आप और आगे चलेंगे यागो को ले लेंगे,
उनके अपने प्लेस में जो भी कैरेक्टर है वे ह्यूमन नेचर को प्रेजेंट करते हैं। दे रिफ्लेक्ट यू एंड आई, दे रिफ्लेक्ट आवर लाइफ, वे हमारे जीवन को प्रेजेंट करते हैं। तो शेक्सपियर के प्लेस को या शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर एज अ सॉनेटियर, जब भी हम बात करेंगे हमें ये ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें नजर आती हैं। उनका शब्दों पर तो कमांड था, इसलिए कि क्रिटिक कहते हैं कि शेक्सपियर डज नॉट प्ले विद वर्ड्स बट वर्ड्स प्ले विद शेक्सपियर, नेचुरली वर्ड्स कम एंड ही इनरिच्ड इंग्लिश वोकैब, उन्होंने इंग्लिश वोकैब को इनरिच किया, ऐसे ऐसे शब्दों को लाते हैं। ह्यूमन साइको पे जितना बेहतरीन ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया, यू कांट फाइंड इन एनी अदर इन एनी अदर टेक्स्ट या इन द वर्क्स ऑफ एनी अदर राइटर। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकी, मानव सोच, उसका दुख, उसका दर्द, उसका नेचर, उसका बिहेवियर ब्यूटीफुली ही प्रेजेंटेड, ब्यूटीफुली मार्वेलस है अपने में, उसके लिए कोई वर्ड आप नहीं यूज कर सकते हैं। अगर ये कहा जाता है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ ओ ओ, वही लेडी मैकबेथ जो किंग डंकन को मारने के लिए और अपने ख्वाबों को एक तरह से ख्वाबों की जो उसकी बारात है उसको सजाने के लिए अगर वह किंग डंकन का बेरहमी से मर्डर करती है, तो मर्डर के बाद वह पछताती भी है कि उसने गलत किया। और यह जो है क्या है, यह ह्यूमन नेचर, यह बताता अगर आप इंसान हैं, जरा सा भी इंसानियत है तो आप अपने किए पर पछताते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर इज डेस्टिनी है कि जैसा आपका भाग्य है, जैसा आपका चरित्र है, वैसा आपका भाग्य है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि तमाम चीजों को लेकर आप बात करेंगे तो शेक्सपियर के प्लेस में मैं नहीं कहता कि कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, लेकिन शेक्सपियर के प्लेस में कुछ चीजें बहुत कॉमन नजर आती है। रिनेशा एलिमेंट नजर आता है। रिनेशा एलिमेंट में इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी, इसके अलावा जो है रोमांस, इसके अलावा इफ यू फाइंड की ब्रेवरी, करेज, पैट्रियटिज्म, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड इन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के प्लेस में ये सारी चीजें, सबसे बड़ा चीज ह्यूमन नेचर, ह्यूमन आइडेंटिटी और उसका इंडिविजुअलिटी, उसको जगह दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि शेक्सपियर ने जो लिखा, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने ट्रेजिडी लिखा, उन्होंने कॉमेडी लिखा, उन्होंने रोमन प्लेस लिखा, उन्होंने लव ट्रेजिडी लिखा, उन्होंने रोमांस लिखा। रोमांस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल द टेम्पेस्ट है, जो ये कहा जा सकता है उनका लास्ट प्ले भी था 1611 ईस्वी में। हेनरी एट उनका इनकम्प्लीटेड, मतलब वो जो है अधूरा अधूरा सा रह गया था, बाद में किसी के सहयोग से कंप्लीट हुआ, दैट इज अनदर थिंग। So when you talk about Henry VIII, when you talk about The Tempest, when you talk about William Shakespeare, और अगर एज अ सोनेटियर बात करेंगे 154 सोनेट, डार्क लेडी, डब्ल्यू एच, उनका सोनेट 1609 ईस्वी में पब्लिश होता है। पब्लिशर का नाम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन रहा, नॉट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, दैट वाज टॉमस थार्प थे, उन्होंने उसको पब्लिश किया था 1609 ईस्वी में। शेक्सपियर के सोनेट में लव की बात की गई है, मैरिज की बात की गई है, ब्यूटी की बात की गई, उसमें भी रिनेशा स्पिरिट नजर आता है। शेक्सपियर का सोनेट 3 क्वार्टेंस में और एक कपलेट में डिवाइड किया गया है। शेक्सपियर के सोनेट का राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, रिमेंबर दैट when you take these points, तो अगर मैं ये कहूँ कि शेक्सपियर इज द ओशन ऑफ नॉलेज, देयर इज नो एग्जैजरेशन, देयर इज नो हाइपरबोली, वह जो है एक तरह से ज्ञान के समुद्र है। यू हैव टू टेक ओनली अ डिप, आपको उसमें एक तो डुबकी लगानी है, जो आपके काम की चीज है उसको आपको लेना है। अब आपके काम की चीज क्या क्या है? अगर उन्होंने 37 प्ले लिखा तो यू कांट स्टडी द होल 37 प्लेस, बट यू हैव टू गो विद सम प्लेस। कुछ प्लेस हर आदमी को पढ़ना चाहिए, हर आदमी को पता होना चाहिए। वे जो प्लेस रहे कौन कौन से रहे? चारों ट्रेजिडी, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। उसके अलावा आप कॉमेडी की अगर आप बात करेंगे तो कॉमेडी में एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, दो कॉमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेजी कॉमेडी की बात करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अगर आप रोमांस की बात करेंगे द टेम्पेस्ट, और अगर आप रोमन प्लेस की बात करते हैं तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर। एक टेबल मैंने इसका आपको पहले भी बताया था, आज भी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों ट्रेजिडीज, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। उसके अलावा जो है कॉमेडीज, कॉमेडीज में एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, एक ट्रेजी कॉमेडी जिसका नाम क्या है आपका जूलियस सीजर, ट्रेजी कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमन प्लेज में जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, और रोमियो एंड जूलियट। इतना हम सब लोगों को कवर करना चाहिए। अगर इसके बाद आपको समय मिल जाता है तो आप और भी चीजें पढ़ सकते हैं।
बाकी शेक्सपियर का बायोग्राफिकल स्टडी शेक्सपियर का बायोग्राफिकल स्टडी के साथ साथ उनका जो सॉनेट्स वगैरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लेकर के बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो है इफ यू गो विद अदर पॉइंट, जो अदर पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हमें उन सारी चीजों को कवर करना चाहिए। और अदर का मतलब कि क्रिटिक्स ने उनके बारे में क्या कहा है, वो सारी चीजें दी गई है। और मैं आपको एक चीज ये जरूर बताना चाहूंगा, जब आप शेक्सपियर पढ़िएगा तो शेक्सपियर दो जगह दिया गया है। टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है एक जगह पर, और पीजीटी में भी जोड़ा गया है। आप पीजीटी के पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जितना ज्यादा आपको टीजीटी वाले शेक्सपियर को पढ़ना है उतना ही ज्यादा आपको शिद्दत के साथ जो पीजीटी में शेक्सपियर प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब जो मेरी टेक्स्ट में है, वहां पर भी जाना है। उसके पीछे रीजन क्या है, जितने क्रिटिक्स हैं वो सारे के सारे वहां आपको मिलेंगे। वहां एक हेडिंग है ल्यूसिड थॉट्स इन वर्ड्स करके। तो जो हेडिंग है हर राइटर पे, पीजीटी के मोस्ट प्रोबेबली जो ब्रिटिश राइटर हैं उनके साथ ये हेडिंग है ल्यूसिड थॉट्स इन वर्ड्स। उसमें जितने क्रिटिक शेक्सपियर पर है वो सबके सब है, शेक्सपियर से रिलेटेड और जो भी बेसिक बातें हैं वो वहां पर है। इसलिए आपको दोनों जगह शेक्सपियर को कवर करना होगा, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी और पीजीटी। यू कांट इग्नोर जो शेक्सपियर अलग से दिया गया है जो वहां। अब आप कह सकते हैं सर आपने दो जगह क्यों दे दिया। दो जगह देने का पर्पज यही था कि जो शेक्सपियर टीजीटी वाला दिया गया है वहां पे टेक्स्ट को ज्यादा डिटेल में स्टडी किया गया, ज्यादा डिटेल में मेंशन किया गया है। वो चीजें एक तरह से हमारी जब किताब का जब स्ट्रक्चर पहले आया हुआ था तो उस स्ट्रक्चर को वैसे ही बनाया गया था कि टीजीटी के राइटर को अलग डील करना है, पीजीटी के राइटर को अलग डील करना है। लेकिन टीजीटी और पीजीटी के जब राइटर को हम डील करने लगे थे तो डील करते समय एक चीज ये आया था कि वर्ड्सवर्थ वहां पर भी है, वर्ड्सवर्थ यहाँ पर भी है, लेकिन दो राइटर टीजीटी के अलग हो रहे थे, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी। तो जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी आपको यहाँ पे मिलेंगे, मिल्टन आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। तो आपको जब भी ये जाना है तो आपको दोनों जगह को कवर करना पड़ेगा। उसके पीछे बस रीजन यही कि यहाँ टेक्स्ट को डिटेल स्टडी की गई है और वहाँ टेक्स्ट को थोड़ा सा कम, क्रिटिक्स उनके वर्क बायोग्राफिकल स्टडी खासकर जो क्रिटिक्स हैं उनको लेके ज्यादा बात की गई उस पोर्शन में। तो यू हैव टू गो विद दिस पॉइंट सारा का सारा। और टेक्स्ट की जब भी आथर को पढ़िएगा, खासकर पीजीटी वाले आथर को, पीजीटी वाले आथर की एक एक लाइन को आपको पढ़ना, क्योंकि वहां पे एक एक लाइन में कई पॉइंट निकल करके आएगा। वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लेकिन कॉम्पैक्ट के साथ साथ उसमें बहुत इंफॉर्मेशन, दैट हाईली इंफॉर्मेटिव, जब यू डोंट हैव टू इग्नोर दैट पोर्शन। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि अगर आप शेक्सपियर की ट्रेजिडी को, कॉमेडी को लेके बात करते हैं, तो शेक्सपियर ने जो ड्रामा लिखा, अगर आप उनकी ट्रेजिडी और कॉमेडी को बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि प्ले की जो बातें मैंने पहले बताया था कि प्ले में 5 एक्ट है और उनके जो एक्ट हैं वह किसमें, कई सीन्स में डिवाइड है। ये चीज की शुरुआत कहाँ से होती है, गार्बोडक में। गार्बोडक को ये कहा जाता है कि गार्बोडक पहला ट्रेजिडी है जो कि 5 एक्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी जो 5 एक्ट में डिवाइड किया गया और एक्ट कई सीन्स में डिवाइड किया जाता है। उसी पैटर्न को शेक्सपियर भी फॉलो करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज एक्ट, लिटरेरी टर्म में मैंने इसको डिस्कस किया था। जो एक्ट है, एक्ट के लिए डिफिनीशन दिया जाता है कि एक्ट इज मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले। जो एक्ट है यह मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले। जब प्ले में क्या होता, एक्शन होता, कल ही मैंने बात किया था। और उस एक्शन को जब छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। जैसे छोटा हिस्सा क्या होगा, पहले 5 हिस्सों में बांटा गया, 5 एक्ट। फिर उसी एक्ट को छोटी छोटी सीन में बांटा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, सब डिवीजन ऑफ एक्ट। तो एक्ट ना तो चैप्टर है, एक्ट ना ही लेसन है, बल्कि एक्ट क्या है, डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, एक्ट का मतलब कि डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले, रिमेंबर दैट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप एक्ट को डिवाइड करते हैं, 5 एक्ट में करते हैं, फिर उसको सब डिवीजन करते हैं, इन सब चीजों को रखते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है कि जो आपका एक्शन वो चल रहा, वो एक्शन यहाँ पे खत्म होगा, फिर दूसरा एक्शन। वहीं पे मैंने आपको बताया था द फॉलिंग ऑफ द कर्टन। जब ट्रेडिशनल थिएटर होता था उसमें क्या किया जाता था, जब सीन, कोई नई सीन शुरू होती थी तब क्या होता था, कर्टन को ओपन कर दिया जाता था। कर्टन खुलने का मतलब, पर्दे के खुलने का मतलब एक नई सीन शुरू होना। पर्दे के गिरने का मतलब, या पर्दा अगर बंद हो जाता था तो इसका मतलब सीन क्या होती थी, कंप्लीट हो जाती थी, अब कोई दूसरी सीन शुरू होगी। एक पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन यू टॉक अबाउट द फॉलिंग ऑफ द कर्टन, व्हेन यू टॉक अबाउट द राइजिंग ऑफ द कर्टन, व्हेन यू गो विद दीज पिक्चर्स, व्हेन यू सी दीज पिक्चर्स, देन रिमेंबर दैट कि
ये इस तरह का जो थिएटर का कॉन्सेप्ट था उसको क्या कहा गया था, प्रोजीनियम आर्च। प्रोजीनियम आर्ट जो कि क्या था, ट्रेडिशनल थिएटर का कॉन्सेप्ट था, उसको एक नाम दिया गया था प्रोजीनियम आर्ट। यहाँ पे मैं एक और चीज वो करूंगा कि जब कल मैंने आपको हीरोइक ट्रेजेडी, सॉरी, जब मैंने कल आपको ग्रीक ट्रेजेडी और अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है, जब मैंने कल उस पर बात किया था, तो मैंने कुछ आपको पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जिन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया था उसमें ये बताया था कि अरिस्टोटल ने कोरस का यूज किया है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर के प्ले में या शेक्सपियर की ट्रेजेडीज, ज्यादातर शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में कोरस का यूज नहीं है। अरिस्टोटल ने थ्री यूनिटीज का यूज किया है। थ्री यूनिटीज का मतलब टाइम, प्लेस, एक्शन। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में थ्री यूनिटीज का यूज नहीं है। अरिस्टोटल ने या ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट ने क्या किया हुआ है, उन्होंने केवल ट्रेजिक एक्शन का यूज अपनी ट्रेजेडी में किया हुआ है। लेकिन शेक्सपियर के प्ले में ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एक्शन है। देयर इज द मिंगलिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एक्शन। So you find that कि there is a mingling of tragic and comic action. Tragic और comic action का mingling हम देखते हैं, tragic और comic action का हम mingling वहां पे देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। So what I want to say, what I want to tell you, जब भी आप इन पॉइंट्स को लेते हैं, हमें हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है, वहां पे क्या नहीं था और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या नहीं है, वहां पे क्या है। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए, तब कंपैरेटिव स्टडी हो पाएगी। कंपैरेटिव स्टडी में मैं फिर से बता दूं, वहां पे कोरस है, शेक्सपियर में कोरस का यूज नहीं है। वहां पे केवल ट्रेजिक एक्शन है। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एक्शन है। वहां पर किसका इंपॉर्टेंस दिया गया है, वहां पे प्लॉट को इंपॉर्टेंस दिया गया है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया गया है। ग्रीक ट्रेजेडी में डेस्टिनी का इंपॉर्टेंस दिया गया है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कहा गया है कैरेक्टर इज डेस्टिनी, जैसा आपका चरित्र है वैसा आपका भाग्य है। एज यू सो यू विल रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है वह मेल ओरिएंटेड ट्रेजेडी है, कि मेल डोमिनेटिंग ट्रेजेडी है। मेल जो है, जो पुरुष है, वो अपना, वह लीडिंग कैरेक्टर है, वह प्रोटेगनिस्ट है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। So what I want to say, what I want to tell you, when we talk about Shakespeare's tragedy, then remember that you are male dominating tragedy है। लेकिन जो ग्रीक ट्रेजेडी रही है वहां पे ऐसी बात नहीं थी। वहां पर ये कहा गया था कि उसमें फीमेल कैरेक्टर भी क्या हो सकती हैं, डोमिनेटिंग रोल में हो सकती हैं। अब आप कह सकते हैं सर मैकबेथ हम पढ़ते हैं तो उसमें लेडी मैकबेथ तो डोमिनेटिंग रोल में है। अनडाउटली वह एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप ओथेलो लेंगे, अगर आप किंग लियर लेंगे, अगर आप जो है इसके अलावा जो उनका और जो प्ले रहा है हैमलेट को लेंगे, तो फीमेल कैरेक्टर लीडिंग रोल में नहीं रही है। तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी में लीडिंग रोल में कौन रहा है, मेल कैरेक्टर रहा है। लेकिन ग्रीक ट्रेजेडी में कोई भी पुरुष, मेल या फीमेल, वह प्रोटेगनिस्ट या सेंट्रल कैरेक्टर हो सकता है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में सुपर नेचुरल कैरेक्टर का यूज किया गया है, ग्रीक ट्रेजेडी में सुपर नेचुरल कैरेक्टर नहीं है। मैं जितनी बातें बता रहा हूँ सब क्लियर तो हो रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, कौन से दो चीज को? टाइम भी नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है कि वहां पे जो है, जो टाइम दिया गया था, ये कहा गया था 24 घंटे में वो पर्टिकुलर चीज समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, अगर आप उसी को उठाएंगे, तो वहां पर जो है एक पार्टिकुलर चीज होता है कि एक सीन अगर जो है सुपर नेचुरल कैरेक्टर जबकि एंट्री होती है थ्री विचेस की, और अगर एक सीन आपका जो है बैरन प्लेस पे, हीथ पे दिखाया जाता है, तो दूसरी सीन जो है कहाँ दिखाई जा रही है, बैटल फील्ड में दिखाई जा रही है, जहां से एक वुंडेड सोल्जर आता है, तो प्लेस का लोकेशन ऑलरेडी बदल जाता है। और तीसरी सीन वहां पे दिखाई जाती है जब मैकबेथ और बैंको बैटल फील्ड से वापस आ रहे हैं, तो वहां पे सीन की लोकेशन बदल जाती है। तो एक तो जो, ना तो वहां पे यूनिटी ऑफ एक्शन है, ना यूनिटी ऑफ प्लेस है। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब तभी माना जाता केवल अगर ट्रेजिक एक्शन होता, लेकिन पोर्टर सीन डाल करके कॉमिक एक्शन हो गया, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लेस भी मैंने बताया कि जितनी सीन है
हर सीन का प्लेस बदल जाता है। अगली सीन जो घटित होगी वो मैकबेथ के किले में होगी जहां किंग डंकन का मर्डर किया जाता है। तो लोकेशन कैसे चेंज हो रहा है, यू कैन गेट इट। दूसरा सबसे बड़ा चीज, जब आप ये कहते हैं कि प्ले टाइम की बात, तो टाइम का मतलब कि कोई भी ड्रामा 24 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, एक दिन से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर के मैकबेथ में ही आप देखेंगे कि जो आपका घटना है वो कई दिन, जो किंग डंकन का मर्डर है वो कई दिन के बाद, जहां पे जो घटना शुरू होती है उसके बाद के बाद, ऐसा नहीं कि उसी दिन ही किंग डंकन का मर्डर हो रहा है। सबसे पहले थ्री विचेस की एंट्री, वुंडेड सर्जेंट बैटलफील्ड के बारे में इन्फॉर्म करता है, फिर अगला दिन बीतता है, जब वार खत्म होता है तो जो थ्री विचेस है वे वेलकम करती हैं किसका, मैकबेथ का, और बैंको का, कहाँ पे, बैरन और हीथ प्लेस में। तो टाइम भी चेंज हो रहा है, 24 घंटे से ज्यादा का समय, दूसरा दिन लग जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, मैं तो केवल एक प्ले का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इवन इफ यू रीड अनदर प्ले यू विल कम टू नो, ऐसा नहीं रहा है कि उसमें जो, हाँ हो सकता है एक आध प्ले कहीं आपको मिल जाए, लेकिन स्ट्रिक्टली उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया। ना तो यूनिटी ऑफ टाइम है, ना यूनिटी ऑफ प्लेस है, ना ही यूनिटी ऑफ एक्शन। शेक्सपियर के दो प्लेस में क्या है? हाँ, द टेम्पेस्ट और कॉमेडी ऑफ एरर की अगर आप बात करते हैं तो एक चीज वहां पे प्लेस की बात आती है। प्लेस की जो बात आती है वहां पे इसलिए आती है कि वो एक ही आइलैंड में सारी चीजें होती हैं और एक दिन में भी जाता है। इसको हम लोगों को याद आ रहा है, मुझे जब मैं आपसे डिस्कस किया था तो उस समय मैंने ये बात की थी। लेकिन वहां पे एक्शन नहीं आएगा, टाइम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, लेकिन एक्शन नहीं आएगा। एक्शन क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि जो विच है उस, देखिए, अगर वो रोमांस है तो रोमांस का मतलब कि केवल कॉमिक एक्शन होना चाहिए था, लेकिन वहां पे ट्रेजिक एक्शन है। ट्रेजिक एक्शन क्यों है? जो विच वहां की जो सिकोरॉक्स है, सिकोरॉक्स मारी जाती है। तो किसी का मर्डर, किसी का मारा जाना, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें ट्रेजिक एक्शन भी आया हुआ है। और जिस हिसाब से स्टाम आता है, स्टाम को जो जिस हिसाब से कंट्रोल किया जाता है, वो सब चीजें वहां पे सुपरनेचुरल का जिस हिसाब से वहां पे एंट्री दिखाई गई है, और दूसरे आइलैंड में जाकर के वहां की लैंग्वेज को जैसे खत्म किया जाता है, कल्चर को खत्म किया जाता है। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ले सकते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम ले सकते हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस ले सकते हैं, लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है कि एक ही एक्शन वहां पे चल रहा है। ऐसा नहीं कि केवल कॉमिक एक्शन है, कॉमिक के साथ साथ वहां पर भी ट्रेजिक एक्शन। तो ये चीजें रही, कुछ चीजें कहीं ना कहीं मिल सकती हैं एक आध प्ले में, लेकिन जब आप शेक्सपियर को एज अ ड्रामेटिस्ट, देखिए, देखिए जो मैक्सिमम जो है आप उसके साथ जाएंगे। और ये शिवपाल जी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आयोग में 2013 या 16 वाले में पूछा जा चुका था, और इसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था। बाद में आयोग ने माना नहीं कि 10 ही है। तो 10 को लेकर के कहीं पे कोई डाउट नहीं है। होता क्या है कि जैसे अगर उन्होंने रिचर्ड थर्ड लिखा, रिचर्ड फोर्थ लिखा, हेनरी फिफ्थ लिखा, हेनरी सिक्स लिखा, तो जो हेनरी के नाम से लिखा गया है वो अलग अलग प्लेस है और अलग अलग ईयर में आए हुए हैं। तो क्या हम उसको काउंट कर रहे हैं या नहीं काउंट कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बनाने वाला है, ये चीजें तो आपको, अगर ये क्वेश्चन आप पाए हुए होंगे, ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेनी टाइम जब ये आयोग में क्वेश्चन पूछा गया था, और आयोग ने डब्ल्यू जे लांग का सहारा लिया था, जिसने भी क्वेश्चन प्रिपेयर किया था उसने डब्ल्यू जे लांग का सहारा लिया था। डब्ल्यू जे लांग में 8 को ही जो है शायद कुछ ऐसा किया गया है, या उसमें कुछ चीजें काउंट नहीं की गई थी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ही हैज रिटन 10 हिस्टोरिकल प्ले। और इसमें ऐसी बात ये नहीं, मेरा डॉक्टर डाउडेन से बड़ा क्रिटिक ना शमीम है ना डब्ल्यू जे लॉन्ग है, वो उनके क्लासिफिकेशन में वो चीज है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है इस चीज को लेकर के। अगर आपको जो है वो चीजें हैं तो आप नियरेस्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, अगर वहां नहीं दिया गया तो आपको एट्थ के साथ जाना पड़ेगा। और आयोग ने इस पे कॉमन मार्किंग की थी, आयोग ने इस क्वेश्चन पे कॉमन मार्किंग की थी। हर साल का आयोग का ये नियम होता है कि आयोग पेपर बना देता है, फिर कोई प्रॉब्लम आती है, फिर या तो उस पर कॉमन मार्किंग कर देगा या आपसे फीडबैक लेगा, फिर उसके बाद जस्टिफाई करेगा। कुछ क्वेश्चन इस तरह की चीजें आती हैं। सो आई वॉज टेलिंग, या शिवा, अपर्णा मैडम, आवाज मेरी जा रही है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ओके। एंड
मैं थोड़ा-सा जो इधर मनोज शुक्ला भाई की फैमिली मैडम ने जॉइन किया है। मैडम आई नो हैव यू एनी प्रॉब्लम? ओके। चंद्र प्रकाश जी से हमारी बात हो चुकी है। और पूनम जी, आपको कोई प्रॉब्लम? पूनम जी? ओके। पुष्पा मैडम मे आई नो? पुष्पा मैडम? या लेट मी एक्सप्लेन अगेन। या प्लीज म्यूट मैडम, प्लीज म्यूट। So I was telling you कि when you talk about Shakespeare's plays, Shakespearean tragedy, तो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है उसमें हम लोग यही बात कर रहे थे कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में थ्री यूनिटीज नहीं है। टाइम, प्लेस और एक्शन का वैसा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया जैसा कि ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट ने फॉलो किया है। और ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट ने भी स्पेशली किसको फॉलो किया है? यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो किया हुआ है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यूनिटी ऑफ एक्शन को भी उतना नहीं फॉलो किया जाता है। वहां पे कोरस का यूज है, यहाँ पे कोरस का यूज नहीं है। वहां पर किसका इंपॉर्टेंस दिया गया? प्लॉट का इंपॉर्टेंस दिया गया। यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंस दिया गया? कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया गया। वहां पे डेस्टिनी को इंपॉर्टेंस दिया गया है, यहाँ पर क्या कहा गया? कैरेक्टर इज डेस्टिनी। वहां पर कोई भी चीज जो लिखी गई है, खासकर ट्रेजेडी, वह पोएटिक लैंग्वेज में लिखी गई है। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया है, प्रोज एंड पोएटिक दोनों लैंग्वेज का। अब आप कहेंगे सर कहाँ यूज किया गया, बता दीजिए। अगर आप मैकबेथ को उठाएंगे, मैकबेथ में मैकबेथ राइट्स अ लेटर टू लेडी मैकबेथ। मैकबेथ जो है एक लेटर लेडी मैकबेथ को लिखता है, एंड इन दैट लेटर ही टेल्स अबाउट द प्रोफेसी ऑफ द थ्री विचेस। और वह जो लेटर लिखा गया है वह किसमें लिखा गया? प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखा गया। तो शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में ट्रेजेडी या कॉमेडी दोनों में उन्होंने पोएटिक और प्रोजाइक लैंग्वेज का यूज किया है। जब वो पोएटिक लैंग्वेज का यूज करते हैं तो किसका सहारा लेते हैं? ब्लैंक वर्ड्स का। ब्लैंक वर्ड्स उन्होंने यूज किया हुआ है। प्रोजाइक लैंग्वेज तो मीटर में होता नहीं, हम उसके मीटर की बात करेंगे। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेक्सपियर जो है सुपर नेचुरल कैरेक्टर का यूज करते हैं, वहां पर सुपर नेचुरल कैरेक्टर नहीं है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो है वह कैसी ट्रेजेडी है? मेल डोमिनेटेड ट्रेजेडी। मेल डोमिनेटेड का मतलब कि जो मेल कैरेक्टर्स हैं वे लीडिंग है, वे सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, वे इंपॉर्टेंट किरदार निभाते हैं। मेल डोमिनेटिंग ट्रेजेडी है। वहां पर जो है ग्रीक जो ट्रेजेडीज रही है उसमें मेल या फीमेल कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वहां पर आपको ये देखेंगे कि उन्होंने जो है किसको इंपॉर्टेंस दिया हुआ है? उन्होंने इवेंट को इंपॉर्टेंस दिया, कैरेक्टराइजेशन को इंपॉर्टेंस दिया, ना कि प्लॉट को इंपॉर्टेंस दिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वह चीज क्या है कि यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग सोल दिखाया गया है। इंसान की जो आत्मा है या इंसान को श्रेष्ठ दिखाया गया है। उसका एम्बिशन है, उसका ड्रीम है, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी इंडिविजुअलिटी है, उसको पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। अगर किंग लियर को ये चीज है कि मुझे अपने साम्राज्य को उन बेटियों को देना है जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रही, वो उस जाल में फंस जाते हैं, तो वो दिखाया गया है। लेकिन शेक्सपियर ने जो बातें बताई है किसके बारे में? एरिस्टोक्रेटिक कैरेक्टर को लेकर के, राजा को लेकर, रानी को लेकर, मिनिस्टर को लेकर के, लैंडलॉर्ड को लेकर के, किंग्स को लेकर के, क्वींस को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। लेकिन जब वो उनके बारे में बात करते हैं तो ये दिखाते हैं कि दे आर लाइक कॉमन ह्यूमन बींग। वे आम आदमी जैसे हैं, वे आम इंसान हैं, उनका नेचर आम इंसान जैसा है। दे क्राई, दे वीप, दे लैमेंट, दे स्माइल, दे जॉय, दे फील जॉय, दे फील प्लेजर, दे हैव टीयर्स। सो मेनी थिंग यू कैन यूज द वर्ड। जो हम इंसान करते हैं, वो राजा बल्बी से पोस्ट के हिसाब से राजा है, लेकिन अपनी हरकतों के हिसाब से, सोच के हिसाब से आम आदमी जैसे ही है। ये चीज उन्होंने दिखाया। शेक्सपियर के प्ले में ह्यूमन नेचर का बहुत इंपॉर्टेंस रहा। ह्यूमन नेचर, एक आदमी है वो क्या सोचता है, जितना भी आप चीजें। शेक्सपियर के प्लेज में फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जीवन का एक दर्शन है, और वह दर्शन बहुत सिग्निफिकेंट है, वह बहुत मायने रखता है। एक सिग्निफिकेंट उन्होंने उसको दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि शेक्सपियर ने अपने प्लेज में, खासकर उन्होंने अपनी ट्रेजिडीज में ये चीज दिखाया गया है कि डेथ इज इनिविटेबल। आप अगर कोई बुरा काम करते हैं, आपका कोई बुरा वीक पॉइंट है, उसकी वजह से आपका पतन होगा, आपका पतन होगा, आपके साथ और लोग मारे जाएंगे।
इसीलिए जो एसी ब्रैडली जो सबसे बड़े क्रिटिक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर, पूरे शेक्सपियर पर नहीं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर, जिन्होंने एक किताब लिखी, एसी ब्रैडली नाम के क्रिटिक है, उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम की किताब लिखी 1904 में। वो ये कहते हैं कि इन द एंड ऑफ द प्ले शेक्सपियर स्टेज इज लिटर्ड विथ कॉप्सेस। अंत में शेक्सपियर के का जो प्ले है, सॉरी शेक्सपियर का जो स्टेज दिखाया जाता है वो डेड बॉडी से भरा रहता है पूरे। उस पे क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि जो स्टेज है वहां पे केवल डेड बॉडी, उसके अलावा कुछ चीज नहीं दिखाई पड़ती है। ये चीज आपने उन्होंने कहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप शेक्सपियर के प्लेस को या उनकी ट्रेजेडीज को लेकर के बात करते हैं तो उसमें पोएटिक जस्टिस नहीं है। पोएटिक जस्टिस एक फ्रेज है जो टॉमस राइमन ने वर्ड यूज किया हुआ है, और यह पोएटिक जस्टिस जो होता है यह एक ऐसा वर्ड है जो यह इंडिकेट करता है कि राइटर खुद अगर किसी चीज को जस्टिफाई करे कि फला कैरेक्टर गलत किया तब उसके साथ गलत हुआ, अगर सच अ स्टेटमेंट इज गिवन बाय राइटर देन दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक जस्टिस। इसी तरह से जुड़ा हुआ एक वर्ड है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस जो है ये जॉन ड्राइडन ने वर्ड यूज किया हुआ है। तो पोएटिक लाइसेंस और पोएटिक जस्टिस जो दो अलग शब्द है। पोएटिक लाइसेंस जॉन ड्राइडन ने यूज किया हुआ है, पोएटिक जस्टिस थॉमस राइमर ने यूज किया हुआ है। तो शेक्सपियर के प्ले में पोएटिक जस्टिस नहीं, ही डज नॉट जस्टिफाई कि मैकबेथ वाज राइट और रॉन्ग, ही लीव्ड दीज थिंग्स इन द हैंड ऑफ रीडर स्पेक्टेटर्स, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। इसके अलावा शेक्सपियर ने जितना भी प्लेज लिखा है, जो 4 ट्रेजेडीज है, उन 4 ट्रेजेडीज में एक पॉइंट कॉमन होगा। एक पॉइंट कौन सा कॉमन होगा? वह होगा हैमार्सिया। हैमार्सिया एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है कि वीक पॉइंट या ट्रेजिक फॉल, कि जो मेन कैरेक्टर होगा उसमें कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा और वही वीक पॉइंट उसके डाउनफॉल का कारण बनेगा। मैकबेथ में अगर हैमार्सिया पूछा जाएगा तो मैकबेथ का इविल एम्बिशन है। अगर हैमलेट का हैमार्सिया पूछा जाएगा तो वह उसका प्रोकास्टिनेशन या डिले इन एक्शन है। जब वह जो है चीजों को डिले करता है, उसको तमाम अपॉर्चुनिटीज मिलती है बदला लेने का, काम करने का, लेकिन वह उस रास्ते पर नहीं चलते हैं। अगर आप हैमलेट को की जगह ओथेलो के लेकर के पूछेंगे तो ओथेलो में जो हैमार्सिया आता है, ओथेलो में क्या है? जेलस, जो एक तरह से ईर्ष्यालु वाला नेचर है, वो चीजें वहां पर रही है। अगर आप जो है किंग लियर में पूछेंगे तो किंग लियर चिकनी चुपड़ी बातों में विश्वास कर लेते हैं, जिसको आप कह सकते हैं क्रीडुलस, बहुत जल्दी विश्वास कर लेना। यह एक तरह का वीक पॉइंट है और यही वीक पॉइंट उनके पतन का कारण बनते हैं। बाकी जब हाइमार्सिया होगा, डाउनफॉल होगा, तो सर्टेन है क्या होगा? कैथारसिस होगा। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जब स्पेक्टेटर देखता है कि अभी तो ये लोगों का लाइफ इतना बढ़िया चल रही थी, मैकबेथ अभी देन अब कार्डर बने, देन अब ग्लेमिस बने, अभी क्या हो गए कि राजा भी बन गए, लेकिन अब इनका पतन हो रहा है। तो इस तरह की चीजों को देख करके जो स्पेक्टेटर, जो देखने वाला होता है, वो अपने आप को मैकबेथ से जोड़ लेता है और उसको एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक इंसान समझता है और सोचता है कि यह मेरे साथ भी हो सकता है। तो कैथारसिस से पहले क्या चीज होती है? पिटी और फियर। आपको दया की भावना उत्पन्न होगी और डर की भावना उत्पन्न होगी। जब दया और डर दोनों अपने ऊंचाई पर, क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, तब वे जो है किस रूप में आते हैं? कैथारसिस के रूप में आते हैं, जिसको आप परगेशन, प्यूरिफिकेशन, इमोशनल वॉश या इस तरह की चीजें हम कहते हैं। इसके अलावा जो है आप देखेंगे एक वर्ड और आया हुआ था, दैट वाज द ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस जो है आपका क्या है? यह एक तरह का वार्निंग होता है। कैसी वार्निंग होती है? इफ यू फाइंड कि ह्यूब्रिस एक तरह का जो है डिसोबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग, जब जो है डिवाइन वार्निंग का डिसोबे होता है और उसकी वजह से जो पतन होता है कैरेक्टर का, जैसे कंस का मैंने उदाहरण दिया था, या आपका लंका के जो बादशाह थे रावण का, उनका, तो उस चीज को आप ह्यूब्रिस कह सकते हैं। इसके अलावा एक वर्ड है एनाग्नारिसिस। एनाग्नारिसिस जो वर्ड होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, की सडनली सारी चीजें बेहतर चल रही हैं लेकिन अचानक सब कुछ क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज व्हाट, दैट इज द एनाग्नारिसिस, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। देयर इज अनदर वर्ड दैट इज द पेरीपीटिया। जो पेरीपीटिया है, वो पेरीपीटिया भी कहीं ना कहीं इनाग्नारिसिस से ही वो चीजें होता है, लेकिन इनाग्नारिसिस और पेरीपीटिया में उसमें क्या होता है कि चीजें अगर एक तरह से जो जो चीजें आपका चल रहा है, जैसे इफ यू गो विथ की अगर मैं ये कहूँ कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, जो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, आपका फॉर्च्यून जो है सही से चल रहा है लेकिन वो बैक गियर ले लेता है, और वो जो बैक गियर ले लेता है तो सडन आप पाते हैं कि आपका क्या होता है? आपका बिल्कुल एक तरह का डाउनफॉल हो जाता है। तो यू विल कम टू नो व्हेन यू गो विद द पेजेस, स्पेशली अरिस्टोटल को, तो उसमें साफ साफ ये चीज डिफाइन किया गया कि पेरिपीटिया, एनाग्नारिसिस,
कैथारसिस, पिटी एंड फियर, हेमार्सिया, या जो है अगर आप जो ये पॉइंट रहा अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का सेक्शन लेते हैं तो वहां पर भी मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, ट्रेजिडी के जो और कॉन्सेप्ट है उन सबको लेके बात कही गई है। प्लॉट की जहां तक बात होती है तो प्लॉट के लिए मैंने कल भी यूज किया था, ग्रीक में वर्ड माइथॉस होता है, और जो माइथॉस वर्ड होता है वह जो है एक तरह से क्या होता है कि कोई भी स्टोरी जो कि एक तरह की फिक्टिटियस होती है लेकिन उसको प्लॉट में नाम दिया गया उस स्टोरी को, जब स्टोरी सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज कर दी जाती है उसको प्लॉट कहा जाता है। और अरिस्टोटल ने कहा कि अ गुड प्लॉट हैज अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। जो एक अच्छा प्लॉट होता है उसको उन्होंने कहा इट्स द सोल ऑफ ट्रेजेडी। कैरेक्टर के लिए इथास वर्ड आता है, ग्रीक में उसके लिए इथास वर्ड यूज किया गया, ये सारी बातें कही गई हैं। आप इस चीज को और कहाँ आसानी से समझ सकते हैं, अगर आप देखेंगे वहां पे एक सेक्शन है टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा करके, कि ड्रामा से रिलेटेड क्या क्या टर्म है, वो सारे टर्म वहां पे एक सेक्शन में डिस्कस किए गए हैं, वो सारी चीजें आपको बताई गई है। इसके अलावा जो आपका ड्रामा है उसमें एक्सपोजिशन होता है, उसका ग्रोथ होता है, फिर उसका क्लाइमैक्स होता है, इसको भी लेकर के बात की गई है। एपिलॉग होता है, प्रोलॉग होता है, इसको भी लेकर के बात की गई है। तो ये जितने टर्म बता रहे हैं कल से बताना शुरू किए, एंटागोनिस्ट हो गया, प्रोटेगोनिस्ट हो गया, एक्ट हो गया, सीन हो गया, एपिलॉग हो गया, प्रोलॉग हो गया, इथास हो गया, माइथॉस हो गया, और इसके अलावा एनाग्नोरिसिस हो गया, पेरिपीटिया हो गया, ह्यूब्रिस हो गया, कैथारसिस हो गया, हेमार्सिया हो गया। ऑल दीज वर्ड जितने हैं ये सब एक जगह डिफाइन किए गए, कहाँ पे, टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा में, वहां पर भी डिफाइन किए गए हैं। कुछ टर्म अरिस्टोटल वाले में डिफाइन किए गए हैं, कुछ टर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्ले को लेकर के, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा को लेकर डिफाइन किए गए, आप वहां से उसको कवर कर सकते हैं। दूसरा चीज की जब आप शेक्सपियर की कॉमेडीज की बात करते हैं तो शेक्सपियर की कॉमेडीज में आपको ध्यान में रखना है कि वह ग्रीक कॉमेडी से बिल्कुल अलग रही है। जो शेक्सपियर की कॉमेडी वह प्योर कॉमेडी इसलिए है कि उसमें लव की बात है, उसमें म्यूजिक की बात है, उसमें अफेयर है, उसमें एक तरह से वीमेन कैरेक्टर लीडिंग रोल में। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, व्हेन यू टॉक अबाउट शेक्सपियरियन कॉमेडी उसमें लव है, मैरिज है, म्यूजिक है, रोमांस है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है, और अच्छे घराने के लोग कैरेक्टर के रूप में है। लेकिन वहां पे जो लव दिखाया जाता है हीरो या हीरोइन के बीच में, या लवर और बिलव्ड के बीच में, उसके लिए एक लाइन वो यूज करते हैं कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ। जो सच्चा प्यार होता है उसका रास्ता आसान नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम्स आती है, और हीरो और हीरोइन को मिलने नहीं दिया जाता। स्पेशली यू फाइंड कि ये प्रॉब्लम किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, फ्रॉम द साइड ऑफ जो हीरोइन है उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा, फादर के द्वारा, ब्रदर के द्वारा। लेकिन शेक्सपियर ने हीरो और हीरोइन को मिलाने के लिए पॉजिटिव सुपर कैरेक्टर का यूज किया है, कोई फेरी, कोई एंजिल, कोई एल्फ, वे आती हैं, वे उन्हें मिलाती हैं। तो यहाँ पर भी सुपर कैरेक्टर है, लेकिन ये जो सुपर कैरेक्टर है वे परियां हैं जो मिलाने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती, वे जोड़ने का काम करती है। शेक्सपियर के कॉमेडीज में लव का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि उसके लिए कहा गया है कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, और फिर ये कहा गया कि मैरिज इज द फ्रूट ऑफ लव। Undoubtedly, it begins with love, but it ultimately comes in the form of marriage. Or in the end of the play, not only hero and heroine they perform this ritual, yeah, they accept the knot of marriage, but all the major and minor characters they celebrate, they joy, they enjoy, they enjoy this particular thing। कि जितने भी माइनर कैरेक्टर्स हैं, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, वे सब मैरिज की नॉट में, मैरिज के बंधन को स्वीकार करते हैं और वे इसको करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो म्यूजिक की बात है, शेक्सपियर का जो ट्वेल्थ नाइट है, म्यूजिक का इंपॉर्टेंस आप इससे समझ सकते हैं कि वहां पे कहा गया इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। अगर म्यूजिक से प्यार की भूख बढ़ती है तो इसको और प्ले किया जाए, म्यूजिक बजती रहे। ड्यूक आर्सिनो अपने दरबार में लगातार म्यूजिक को चलते मतलब बजता रहता है। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। शेक्सपियर की कॉमेडीज में जो हीरोइन है वे लीडिंग रोल में है, बट ऑफन दे कम इन डिस्गाइज फॉर्म, वे डिस्गाइज फॉर्म में आती है। चाहे आप ओलिविया की बात करेंगे, चाहे आप वायला की बात करेंगे, कहाँ पर आपका ट्वेल्थ नाइट में, द टेम्पेस्ट में भी वे डिस्गाइज फॉर्म में है। इवन द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया डिस्गाइज फॉर्म में जाती है जब वह वकील का रूप धारण करती है। तो डिस्गाइज फॉर्म भी यह एक अलग चीज है। और जॉन रस्किन ने यहां तक कह दिया कि शेक्सपियरियन कॉमेडी हैज ओनली हीरोइंस नॉट हीरोज।
शेक्सपियर की कॉमेडीज में केवल हीरोइन से हीरोज नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि केवल उन्होंने हीरोइन को महत्व दिया, क्यों महत्व दिया कि क्योंकि शेक्सपियर की कॉमेडी में लव है, ब्यूटी है, मैरिज है, और ये सब जो नेचर है यह वीमेन को ज्यादा सूट करता है। जहाँ पे ब्रेवरी की बात आई है, जहाँ पे वॉर की बात आई है, बैटल की बात आई है, डिस्मेइंग एटमॉस्फेयर की बात आई है, हॉरिबल सिचुएशन की बात आई है, मर्डर की बात आई है, ब्लड की बात आई है, ट्रेजिक एटमॉस्फेयर की बात आई है, ट्रेजिक एक्शन और ट्रेजिक इवेंट्स की बात आई है, वहां पे उन्होंने मेल कैरेक्टर को रखा। ये सब चीजें आप किसमें देखते हैं? ट्रेजिडी में देखते हैं। लेकिन जब आप लव की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, ब्यूटी की बात करते हैं, रोमांस की बात करते हैं, यूटोपिया की बात करते हैं, और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की बात करते हैं या इनर ब्यूटी की बात करते हैं, तो वहां पे वीमेन लीडिंग रोल में रही है। इस तरह की चीजें, और उनको सम्मान बहुत अच्छा दिया गया है उनकी कॉमेडीज में। और वे जो है क्या करती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वे लीडिंग रोल में, वे सेंट्रल कैरेक्टर, और जो जो मेल कैरेक्टर दे परसू, दे चेज, वे उनको फॉलो करते हैं, वे उनको चेज करते हैं, वे उनको वो करते हैं। तो दूसरा चीज, तीसरा चीज कि शेक्सपियर की कॉमेडीज में भी क्या है आपका, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर लिए गए हैं वो पेटी नहीं है, वो माइनर नहीं है, वो रिडिकुलस नहीं है, वे जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी का आईना है, और वे बहुत बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट किए गए हैं। जहाँ पे कुछ ट्रेजिक भी सीन है, कुछ कॉमिक भी सीन है, लेकिन लास्ट में सब कुछ वही है, आल्स वेल दैट एंड्स वेल वाला जो कॉन्सेप्ट है, सब कुछ अच्छा ही घटित होता है। एक बात ये भी देखने को मिलती है। दूसरा चीज की जब आप शेक्सपियर कॉमेडी की बात करते हैं तो वहां पर माइनर प्लॉट का भी यूज किया गया है। इसका मतलब कि शेक्सपियर कॉमेडीज में दो प्लॉट है, मेजर प्लॉट और माइनर प्लॉट। मेजर प्लॉट में हीरो हीरोइन और उनके लोगों का रोल चलता है। माइनर प्लॉट में क्या होता है कि, या सब प्लॉट में माइनर कैरेक्टर होते हैं, खासकर ट्वेल्थ नाइट में जो रोल मालवोलियो का है, मालवोलियो के साथ जो चीजें चलती है वह कहाँ पे आती है? माइनर प्लॉट पे आती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये चीजें रही है। और शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज में ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है, साथ ही साथ प्रोजाइक लैंग्वेज का यूज किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ उन्होंने यूटोपिया दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया का सीधा सा मतलब यही है कि जिस लैंड को दिखाते हैं कहीं कहीं पे, जैसे एज यू लाइक इट में उन्होंने फॉरेस्ट आर्डन को दिखाया, आर्डन के जंगल को दिखाया है, जहां पे केवल कैरेक्टर एक ही काम कर रहे हैं, दे आर बिजी इन मेरी मेकिंग लाइफ, लव मेकिंग एलिमेंट्स, नथिंग, नो वर्क एट ऑल, नो पेन, नो स्टिग्मा, नो डिफिकल्टी, नो ट्रबलसम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एकदम खुशी भरे वातावरण में या खुशी भरे माहौल में वे रह रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। So you can go with what you can go with as you like it. You can go with Twelfth Night. You can go with The Merchant of Venice. All's well that ends well. If you take, you will come to know these things. और शेक्सपियर ने जो भी चीज दिखाई, ब्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंस रहा, लेकिन ब्यूटी का मतलब केवल फिजिकल ब्यूटी ही नहीं, इनर ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी। दूसरा चीज उन्होंने दिखाया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्ट सोल। बैसानियो जो है पैसे से कमजोर है, पोर्सिया पैसे से ज्यादा मजबूत है, फिर भी पोर्सिया बैसानियो का हाथ थामती है। ये एक चीज है जो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि ड्यूक आर्सिनो जो है, जिसको लव करते हैं, खासकर वायला और लोलिविया का जो वहां पे चक्कर है, जो जिस तरह से डिस्गाइज फॉर्म में है, वो उसी के प्रति डिवोटेड है। लेकिन बाद में सिबेस्टियन के आने से सारी चीजें सेटल हो जाती है। तो उन्होंने सब कुछ सेटलमेंट किया हुआ, एक पॉजिटिव थॉट, एक खुशमय वातावरण में एक ब्यूटीफुल लाइफ उन्होंने पेंट करने की कोशिश की है। और ये दिखाया है कि हम, अगर हमारी जिंदगी है तो जिंदगी के दो पहलू हैं, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, गुड भी है, बैड भी है, और इन दोनों पहलुओं को उन्होंने अपने कॉमेडी में दिखाया है, लेकिन लास्ट में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। इस तरह से जो है, इन टूडेज क्लास यू अल्टीमेटली कम टू नो अबाउट शेक्सपियर कॉमेडी, शेक्सपियर ट्रेजिडी, शेक्सपियर का एक जनरल उनकी ड्रामा को लेकर के, डॉक्टर डाउडन के लेकर के, और कुछ टर्म्स को लेकर के हमने बात किया है। एंड आई होप कि यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड। I can't take any question, I can't take any suggestion because I'm getting late, और भी लोग जो है लेट हो रहे होंगे। तो वी विल मीट टुमारो इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में 8 बजे। लेकिन कल जो है, जब हम लोग शाम को बात करेंगे, तो कल शाम को हम लोग केवल लिटरेरी टर्म को लेकर के बात करेंगे। हम लोग हफ्ते में 3 दिन लिटरेरी टर्म चलेगा, और 3 दिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आई थिंक कि टुडे इज व्हाट, टुडे इज ट्यूसडे, या ओके, okay, Wednesday. It means that we have to take what? We have to take Thursday, Friday, and Saturday. We will take literary term.
और यहाँ तक जो आपका होमवर्क रहा है एलिजाबेथन एज तक, आप उसे बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको ये बार बार बताने की जरूरत ना हो कि फ्रांसिस बेकन ने ये किया, एडमंड स्पेंसर ने ये किया, सर फिलिप सिडनी ने ये किया, विलियम शेक्सपियर ने ये किया, चौसर ने ये किया, एज ऑफ रिवाइवल में ये हुआ। नो, नॉट एट। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉल मी, जब भी मैं फ्री रहूंगा। अगर मेरा फोन नहीं उठता है तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर सबके पास है। जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं कॉल करके आपको रिस्पॉन्ड जरूर दूंगा। लेकिन आप पढ़िए, समय दीजिए, अच्छे ढंग से मेहनत करिए। और अगला टेस्ट बहुत जल्दी कराने वाले हैं। और ये जो दो टेस्ट अभी हुए हैं, इसका आंसर विद इन 2 और 3 डेज मैं पहले सेंड कर दूंगा। उस आंसर को मैं सब क्लियर कर लूंगा, तभी मैं जो है अगले आंसर पे मैं वो चीज करूंगा। अच्छा, दूसरा चीज, एक तरह से राय मशविरा भी है और एक तरह से प्लानिंग भी मेरी ये चीज कि अपने लोग जो रहे हैं उन सारे लोगों का तो कोई मामला नहीं रहा। जो भी अभी 30 लोग ज्वाइन किए हैं या जो और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों का ये इसमें कोई मामला नहीं है। उन लोगों को तो ये है कि उनको क्लास भी दी जा रही है, टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। लेकिन अगर कोई टेस्ट सीरीज जो क्लास नहीं करना चाहते, अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक चीज ये है कि मिनिमम चार्जेस के साथ 1500 का एक मिनिमम चार्जेस के साथ उनको 15 टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। 15 टेस्ट सीरीज, दैट द चार्जेस इज गोइंग अप टू 1500। ये मैं बार बार कर रहा हूँ, ये अपने लोगों के लिए नहीं है। वे लोग जो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपके संपर्क में ऐसे हैं तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी मैं जो है आपको एक मैसेज लिख करके व्हाट्सएप पे भी मैं और जगहों पे मैं भेज दूंगा। हो सकता है कि कुछ लोग ज्वाइन करना चाहें, तो उनके लिए एक चीज ये रहेगा। दूसरा चीज कि आज अपना अपना खुद का ऐप बनने के लिए दिया गया है। अपनी खुद की ऐप जब बन जाएगी तो चीजों को और आसानी से समझने में ठीक होगा। विद इन 1 वीक ऐप विल बी इन आवर हैंड, और हम लोग सारी चीजें टीचमेंट ऐप को छोड़ करके अपने ऐप से चीजों को मॉनिटरिंग करेंगे, चीजें अपने ऐप से चलेंगी। तो ये दो इंफॉर्मेशन रही है कि अगर कोई आपके साथ जो जुड़ा हुआ है, हो सकता है वो कहीं दूसरी जगह इंगेज हो, कोचिंग कहीं दूसरी जगह कर रहा हो, अगर वह आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो यू कैन इन्फॉर्म।